नमस्कार बच्चों, मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों देखो, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो रियल नंबर है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे सोल्व। चलते बच्चों, हम चलते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। बच्चों, जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्लास 10th में जो जिक्र है वो रियल नंबर का जिक्र है। किसका जिक्र है? रियल नंबर का। तो आज की क्लास में हम रियल नंबर का ही जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो रैशनल रैशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल 0, p और q दोनों के दोनों इंटीजर हों। तो ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जो रियल नंबर है वो यूनियन है रैशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपका √2, √3, √3, इस टाइप के नंबर जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर हमारे एक यूनियन है किसका? रैशनल का और इरेशनल का। आगे लिखा है कि जो रियल नंबर है उन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? देखिए, मैंने कह दिया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इधर हम देखें तो -1, -2, -3, -4, ये देखो, ये जितने भी नंबर हैं हमारे, ये सारे के सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। ये नंबर जो रियल नंबर है ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। हमारे दोनों टाइप के नंबर हो सकते हैं रियल नंबर। तो बच्चों, बात क्लियर हुई। रियल नंबर हमारा जो यूनियन है किसका? रैशनल और इरेशनल का। ये नंबर जो है इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि रियल नंबर क्या है। चलिए बच्चों, चलते हैं कि आगे हम इसमें देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है। उसके अकॉर्डिंग देखें हम तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। बोला गया है कि जो कंपोजिट नंबर ऐसे जिन्हें हम 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारा यहाँ पर एक नंबर है 66 नंबर है। इसे हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3, 3, फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, फिर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। उसी प्रकार हमारा दूसरा जो नंबर है 420 है, इसे भी हम फैक्टर कर सकते हैं आपका 2, 1, 0। आगे भी हम इसे कर सकते हैं 2 से 1, 0, 5। इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब इसे हम 5 से कर सकते हैं, 5 सत्ते 35। इसे हम 7 से कर सकते हैं 1 टाइम्स। तो बच्चों, जो इसके फैक्टर आए हैं 66 के, वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। और जो हमारे इसके फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर आए हैं, वो तो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये जो फैक्टर कहलाए हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम हर एक कंपोजिट नंबर को
प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आगे लिखा है HCF और LCM का प्रयोग, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम HCF और LCM निकालने के लिए किस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम LCM की बात करें तो बच्चों देखो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि देखो इसमें 2 आया है, जो जब हम LCM निकालते हैं, दोनों नंबर का LCM निकालेंगे तो इसमें 2 आया है और यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। तो ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार आया हो हम उसे उतनी ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 1 बार, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है तो हम 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स। ऊपर वाले में देखें, इसमें 3 आया है, इसमें 3 एक बार आया है और इसमें भी 3 एक ही बार आया है, तो हम 3 को भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पर 5 एक बार भी नहीं आया है, तो ज्यादा बार किस में आया है, इसमें आया है, 5 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। बच्चों इसमें 7 आया है बट इसमें 7 नहीं आया है, तो हम इस 7 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर जो है इसमें हमारा 11 नहीं आया है, इसमें 11 आया है, तो हमने 11 को भी ऐसे लिख दिया। एलसीएम निकालने का एक तरीका और भी होता है कि देखो सबसे बड़ा नंबर ये है तो इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ तक हमने लिख दिए। हम इससे छोटा वाला जो नंबर है उसे चेक करेंगे, इसमें 2, 3 और 11 आया है, तो क्या इसमें 2 आ गया? हाँ आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 आया, 3 है, तो क्या इसमें 3 आया है? हाँ आया है, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या? 11 बचा, तो 11 को इसमें हम लिख देंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो इस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 420 है। ऑलरेडी हमारा इसकी मल्टीप्लाई करके कितना लिखा है? 420। बचा कितना? 11। 11 से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, 4620 इसका क्या आ गया हमारा? ये आ गया एलसीएम। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? जो भी कॉमन होता है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 आया है, एक बार आया है दोनों में, तो एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है कॉमन, तो यहाँ भी हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 11 है बट इसमें कहीं भी 11 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें कहीं 7 ऊपर नहीं है। जो HCF होता है, HCF में हम केवल कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 6 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके हमने HCF और LCM फाइंड करना सीख लिया। और जो हमारे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो हमारे कंपोजिट कहलाएंगे। तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। आगे देखिए, आगे लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। अगर हम पहले नंबर की दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो मल्टीप्लाई होगी वो LCM और HCF की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कैसे? पहला नंबर हमने ले लिया 66, दूसरा नंबर ले लिया हमने 420 और उसका HCF ले लिया 6। हमें फाइंड करना है कि LCM क्या होगा। देखो बच्चों पीछे जो LCM आया है बच्चों, आप देखेंगे एक बार, पीछे जो LCM आया कितना आया है? 4620 इसका LCM आया है, 4620। क्या ये बात सही है? हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या ये बात सही है हमारा? हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला नंबर है 66, हमने 66 ले लिया। दूसरा नंबर क्या है हमारा? 420 है। कितना बच्चों? 420 है। इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना दिया बच्चों? इसमें 6 दिया है। कितना दिया है? 6। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस 6 को इसके बटे में लेके जा सकते हैं, तो एलसीएम जो आएगा 66 इंटू 420 के अपोन में चला जाएगा ये 6। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 11 बार। जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चों तो 11 इंटू 420। अब जब आगे सोल्व करेंगे हम तो 0
22 का 2, 11 चौ 44, 2 46। इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4620 आ गया। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमारा एलसीएम 4620 ही आया है, और हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जब एलसीएम निकाला तो भी हमारा 4620 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ का वो सही है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो वो बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, और आगे हमारा इस प्रकार है कि प्रूफ करना है कि रूट टू इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। बच्चों एक बार बताओ, हमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर हम अपने क्वेश्चन में ये सिद्ध कर दे कि रूट टू रैशनल नंबर नहीं है तो क्या ये इरेशनल नंबर सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें पहले ये सिद्ध करना होगा। इरेशनल सिद्ध करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं। हमने इसमें लेटस कर लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया। लेट अस एज्यूम हमने ये एज्यूम कर लिया कि द कॉन्ट्रेरी डेट रूट टू इज रैशनल। हमने रूट टू को हमने क्या करा कि रूट टू को एक रैशनल नंबर मान लिया कुछ समय के लिए। अगर ये रैशनल नंबर हमने माना है तो क्या हम रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखकर ए अपॉन बी के रूप में भी लिख सकते हैं हम। भाई जब हमने रूट टू को मान लिया कि रैशनल है तो रैशनल नंबर को तो ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं हम। तो ए अपॉन बी के रूप में लिख लिया, और हमें ये बात भी यहाँ लिखनी पड़ेगी, जो ए है और जो बी है ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है बच्चों? ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए सिर्फ 1 के अलावा। मतलब इसमें यहाँ ए और बी की जगह ऐसा नंबर लिखा होगा जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 3/5, 3/5 ये हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है, ना इसमें कुछ कॉमन है और ना इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। चलिए, तो ये कैसे नंबर लिए हमने? को प्राइम नंबर लिए हैं। अगर को प्राइम नंबर लिए हैं तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये जगह रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर, दोनों ओर हम क्या करेंगे? दोनों ओर हमने स्क्वायर कर दिया। और जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा। स्क्वायर करने पर हमने यहाँ भी स्क्वायर करा और हमने यहाँ भी स्क्वायर करा। जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। बच्चों इसके बराबर ये नंबर आया है, इसका मतलब ये जो नंबर है ए स्क्वायर वो 2 से डिजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर ए स्क्वायर 2 से डिजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिजिबल बाय 2। हमारा जो ए है वो भी 2 से डिजिबल होगा। ठीक है बच्चों, ये भी 2 से डिजिबल होगा। जब 2 से डिजिबल होगा तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो 2b है हमारा 2b, ये जो 2b है इससे ये बात सिद्ध हो गई है कि इसका जो 2 फैक्टर है ये इसे डिवाइड कर देगा। और अगर इसे डिवाइड कर देगा तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 2c।
ए बराबर क्या है 2c। जहां पर जो c है ना, c क्या है, एक इंटीजर है। c इज एन इंटीजर। इंटीजर हमने बात लिख दी कि c क्या है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या हो सकता है, -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 1 में ए के जगह ये हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है हमारा। आगे देखो तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो 2b² इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। इससे हम इसे कट कर देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2c²। यहां पर ये जो b² है ये हमारा बराबर है 2c² के। इसका मतलब ये है कि ये जो b² ये 2 का डिजिबल है। किसका डिजिबल है, 2 का डिजिबल है। तो यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो b इज also divisible by 2। तो ये जो b है ये हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा। बच्चों यहां पर ये बात आ गई है कि यहां पर जो लिखा है कि a² जो है वो 2 से डिविजिबल है और यहां पर b भी 2 से डिविजिबल है। और हम ये कह रहे हैं कि a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते जो किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये बात प्रूफ हो गई है कि दोनों के दोनों का कोई डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और अगर ये हो रहे हैं तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि A और B having common factor 2। इन दोनों का जो A और B है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है। और ये जो अगर कॉमन 2 जो फैक्टर आया है वो किस लिए आया है, क्योंकि हमने जो माना है ना वो रॉन्ग एजम्पशन मांगा है। तो हम लिख सकते हैं सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज this contradiction is arisen because of wrong assumption बच्चों ये रॉन्ग एजम्पशन किस लिए पाया है, क्योंकि हमने जो माना था कि हमारा रूट 2 क्या है, रैशनल है, हमने इसे रैशनल मान लिया था, इसलिए रॉन्ग एजम्पशन आया हमारे पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। बच्चों एक्सरसाइज आपकी 1.2 में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। तो हमने ये अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में जिस तरह से 1.1 और 1.2 में क्वेश्चन आएंगे उन सब का इसमें इंट्रोडक्शन करा दिया है। एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है बच्चों। आप सब इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्लासों को देखिए, सारी क्लासें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। नमस्कार बच्चों। स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं मैथ में। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको कराया है चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। इस क्लास को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट करेंगे और तभी इस वीडियो को देखेंगे आप,
क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई हैं कि हम इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 में अगर हम चले तो यहाँ लिखा है एक्सप्रेस करना है इच नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में ऑफ इट्स प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमें हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है। जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140 का, कितना बच्चों 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 जीरो, फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार 10 हो गया, और 2 पंजे 10। अब इसे हम 5 से करेंगे 7 बार, और फिर हम इसे 7 से करेंगे 1 बार। बच्चों जब हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे 140 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो कहलाएगा ना, ये इस नंबर का प्राइम फैक्टर कहलाएगा। और हमें हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर। अगर हम दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं तो 156 दिया है, इसे भी प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखना है। 156 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 बार, यहाँ हो गया 116, 8 बार चला जाएगा, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर हमारा 9 बार। उसके बाद में हम इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, और फिर इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो बच्चों ये जो है हमारा 156 के जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसे ऐसे ना लिखकर इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 भी इसे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे इस प्रकार है 38225। 38225 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम इस नंबर के यहां पर फैक्टर कर लेंगे 3825। 3825 के करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो फैक्टर करेंगे बच्चों वो किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसे हम देखेंगे क्या हमारा ये, हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं इस बार। जब 5 से करेंगे हम तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर 5 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे, 5 अट्ठे 40, 8 बार 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से करेंगे, तो जब 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 17 पंजे 185, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। फिर हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों 1 टाइम्स। तो इस प्रकार हमारे जो आए हैं ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, कितना है हमारा ये 3825। 3825 के फैक्टर कौन कौन से आए बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बच्चों इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17 भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। ये जो कहलाते हैं ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी प्राइम फैक्टर लिखना है 5005 का प्राइम फैक्टर। बच्चे देखो सबसे पहले डिवाइड करो 5 से। अगर हम 5 से करेंगे तो 1 0 0 1। अब इसके बाद में हम आगे फिर हम इसे करेंगे किससे डिवाइड? फिर हम इसे कर लेते हैं 11 से डिवाइड। कितने से? 11 से। अगर हम 11 से करें तो यहाँ हो जाए 11 9 99,
11 एकन 11। अब बताओ बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है हमारा ये जो डिवाइड हो रहा है बोलो किससे हो रहा है हमारा? ये हो रहा है हमारा 13 से, ये 7 से, 7 से भी हो रहा है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करना चाहें तो 7 तिकन 7, यहाँ पर हो गया 7 ते 21 13, फिर हम इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे आपके 5 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा 5 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में आपका 13 है। तो ये जो कहलाएंगे इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर। चलिए पहले से नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 7429, 7429 बच्चों आप इसमें देखो ना, जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पीछे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन से डिवाइड हो जाए। तो हम इसे सबसे पहले किससे करेंगे? हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 3 से करेंगे, नहीं होगा। 4 से नहीं करेंगे। इसी प्रकार टेबल पढ़ते चले जाएंगे और हम इसे करेंगे 17 से डिवाइड। जब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कितनी बार होगा? ये होगा 437 बार, 437 बार। अब देखो हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 19 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 19 से। और 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा। डिवाइड करना सभी बच्चों को आता है, कैसे करते हैं? तो 7429 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसके कहलाएंगे प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सभी पार्ट हो गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सबसे पहले इसे नोट करेंगे। चलिए बच्चों नोट कर लो पहले से। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई जब एचसीएफ से करेंगे हम तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम 26 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखिए कितने आएंगे। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 3, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। अब हम इस 26 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर कहलाएंगे इसके। अब कितना नंबर बचा? 91 बचा। तो 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा से 7 एक बार हो जाएगा, यहाँ हो गया 21 7 21। अब इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो कहलाएंगे ये 91 का जो आपका प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। सबसे पहले बच्चों हम इसका एचसीएफ निकालें। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर 13 और 13 दोनों में कॉमन आया है। तो ये जो 13 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके एलसीएम की। तो जब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो ये बताओ, मैंने कल भी आपको बताया था इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। तो इसके फैक्टर हैं 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब क्या बचा? अब इसमें देखा जाए तो ऊपर वाले में जो है 13 है तो यहाँ भी 13 आ गया। ऊपर वाले में 2 है पर यहाँ पर 2 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 91 होता है इंटू हमारा 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 दूनी 18, 182।
कितना हो जाएगा बच्चों, 182। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके इसके हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों इसमें, देखो इसमें लिखा है ये कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम और जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है। चलिए करते हैं, बताइए इसमें एलसीएम कितना आया है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 182 आया है। कितना आया है, 182। और एचसीएफ कितना आया है आपका, एचसीएफ जो है 13 आया है। कितना है बच्चों, 13। आगे हमारे पास पहला नंबर कितना है, 26 है, तो हम 26 यहाँ लिख देंगे। दूसरा नंबर कितना आपका 91 है। कितना है, 91 है। बच्चों आप जानते हैं कि जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। जब दोनों की सेम आएगी तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई कितनी जाएगी, 2366। कितनी जो बच्चों, 2366। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में भी 2366 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में करा है कि इसका और इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में एचसीएफ फाइंड कर लिया, एचसीएफ के बाद में एलसीएम फाइंड कर लिया। जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर है 26, दूसरा नंबर 91, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हो जाएगा, और यही हमें वेरीफाई करना है। चलिए बच्चों पहले नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ही दूसरा पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ जो भी सेम किया है वही क्वेश्चन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी दोनों नंबर के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, 510 दिया है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 510 का। 510 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार 5 और आपका 5। फिर हम इसे किससे करेंगे बच्चों, 5 से ही करेंगे। 3 से भी हम इसे कर सकते हैं, जब हम 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर हम इसे किससे करेंगे, फिर हम इसे करेंगे बच्चों 5 से। अगर 5 से करें तो 17 बार। फिर हम इसे करें किससे, 17 से करेंगे एक बार। तो 551 510 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये किसके फैक्टर है, ये फैक्टर है 510 के। उसी प्रकार 92 के भी हमें फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं, 92 के। जब 92 के फाइंड करेंगे, 92 के जब हम फाइंड करेंगे तो 2 से करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 6। फिर हम इसे 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और ये 3 23। फिर हम इसे 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स। तो हमने देखा कि इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 92 के, वो कौन कौन से आए हैं, वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना हमारा 23। कितना बच्चों, 23। सबसे पहले इसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देंगे कि एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये नंबर कॉमन है। भाई यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब उसके बाद में यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है। 5 है, यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है। तो हमारा जो इसका आएगा, जो इसका आएगा एचसीएफ, वो कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ आ गया 2। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर के फैक्टर ऐसे ही लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सबसे बड़े नंबर के फैक्टर लिख लिया हमने। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर 2 आया है, इसमें 2 आया है, तो क्या इसमें इसमें 2 आया है तो इसमें भी 2 है।
क्या इसमें दूसरा टू है? ये दूसरा टू दो बार आया है, इसमें इसमें सिर्फ एक ही बार आया, तो एक की कमी है, तो एक बार टू और लिख दो। लिख दिया अब हमने। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है ना कि इसमें 23 भी आया है। कितना है? 23। बट इसमें तो कहीं पे 23 नहीं है, तो यहाँ पर 23 हम और लिख देंगे। यहाँ पर हम 23 और लिख देंगे। अब एक चीज देखो कि 2 × 3 × 5 × 17 की मल्टीप्लाई तो 510 है ही, 510 है ही। अब कितना बचा हमारे पास? अब बचा ये वाला 23 दूनी कितना होता है? 46 होता है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 46 से करेंगे। बच्चों आप जानते हैं पहले हम 510 की जब 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बताइए कितना हो जाएगा? टिक टिक 2300, 23,460, 23,460 इसकी मल्टीप्लाई आ गई। किसका है ये? एलसीएम आया है इसका, एलसीएम आया है इसका। ठीक है, अगर हमारे पास ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है कि एलसीएम, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट चाहिए हमें। एलसीएम की बात करें तो 23,660 इंटू एचसीएफ कितना बच्चों? यहाँ पर 2 आया है। कितना है? 2। पहला नंबर कितना है? पहला नंबर है 510 इंटू और दूसरा नंबर कितना है? 92, 92। जब हम इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, आपका 6 दूनी 12, 9, 6 और 4, 46,920। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 46,920 ही आएगा, और यही हमें वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। चलिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पहले से नोट करेंगे। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं, और अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 336 के प्राइम फैक्टर बच्चों। किसके? 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 1, 6, 8, फिर हम इसे 2 से करेंगे 8, 4, फिर हम इसे 2 से करेंगे 4, 2, फिर हम इसे 2 से करेंगे 2, 1, फिर हम इसे 3 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर हम 7 से करेंगे 1 टाइम्स। अगर मैं कहूँ कि 3, 3, 6, 336 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 2। इसमें 2 कितनी बार आया है आपका? 2, 3 और 4 बार आया है। 1, 2, 3, 4, तो 4 बार ही लिखेंगे हम। फिर है 3 × 7, ये जो आए इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। अब क्या है, हम 54, कितना बच्चों? 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, फिर हम इसे 3 से करेंगे 3 27, फिर हम 3 से करेंगे 3 बार, फिर हम 3 से करेंगे 1 बार। तो अगर मैं आपको से कहूँ कि बताओ इसके 54 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, तो आप बोलोगे 2 × 3 को 3 बार लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ से एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं कहूँ आपसे तो बोलो इसमें कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। इसमें 2 है बट यहाँ पर और कहीं भी 2 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका? 6 आ जाएगा। हम अब बात करते हैं एलसीएम की। अगर हम एलसीएम की बात करें तो बच्चों एक बात बताओ, एलसीएम के लिए सबसे बड़े नंबर के फैक्टर हम ऐसे लिख देंगे। सबसे बड़े नंबर के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 बार आया है, और फिर हमारा 3 इंटू कितना? 3 इंटू कितना? 7। अब बच्चों ये देखो, क्या इसमें 2 आया है तो इनमें 2 आया है? बिल्कुल आया है। क्या इसमें 3 आया है तो इसमें 3 आया है क्या? हाँ 3 आया है एक बार, लेकिन इसमें 3 2 बार है, तो एक की कमी है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम। उसके बाद में
यहाँ पर इस वाले 3 को चेक करेंगे, ये 3 कितने, ये आया है कि इसमें नहीं आया है, तो इससे 3 से एक बार मल्टीप्लाई और कर देंगे। बच्चों यहाँ तक जो देखेंगे ना हम, इसकी मल्टीप्लाई देखें तो 336 ऑलरेडी है। कितना है आपका? 336। अब हमारे पास बचा कितना? हमारे पास ये लास्ट के 3 और बचे, 3 तिया 9, 9 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। और बच्चों जब 336 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3024। कितना हो जाएगा? 3024 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है जिसने दिया है। अब देखो, ये हमारे इसके और इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। जब प्राइम फैक्टर लिख लिए तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा बराबर होगा प्रोडक्ट्स के। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए, एलसीएम कितना बच्चों इसमें? अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आया है 3024। और हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ है हमारा 6। कितना है? 6। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहला नंबर कितना है? 336 है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो 54 है। बच्चों देखो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 का 14 और 6 तिया 18, 18 144। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 18 144। बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लो आप। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी कर लिया है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड का पहला पार्ट यहाँ लिखा है। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये इंटीजर्स दे रखे हैं। बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये जो 12 है, अगर हम 12 की बात करें बच्चों, यहाँ पर जो है 12 है, इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 से हमारा 6 बार, फिर हम 2 से करेंगे हमारा 3 टाइम्स, और फिर हम 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो हमारा जो 12 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं 15 के फैक्टर। अगर हम 15 के फैक्टर करें तो 3 से 5 बार, फिर 5 से करेंगे हम कितनी बार? 1 बार। तो इस 15 के जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 5। अब बात करते हैं 21 की। अगर हम 21 की बात करें तो हम करेंगे 3 से 7 बार, फिर 7 से करेंगे 1 बार। तो हमारे जो 21 है, इसका जो फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं इंटीजर्स के। अगर हम बात करें एचसीएफ की, अगर बात करें हम एचसीएफ की, तो देखो इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 तो हो गया इसका एचसीएफ। 3 क्या हो गया बच्चों? एचसीएफ हो गया। अब आगे देखो, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम फाइंड करना आसान तरीका मैंने बताया है कि सबसे बड़ा नंबर के फैक्टर लिख लो। सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो जब 15 है तो इसके जो फैक्टर है वो 3 इंटू 5 है बच्चों। कितने हैं? 3 इंटू 5 है। अब अगर हम इसमें देखें तो इस बात की बात करते हैं, बड़ा नंबर तो वैसे हमारा 21 है, तो हम यही लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे बड़े नंबर की लिखो आप सबसे पहले। तो बड़ा नंबर है 21, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। उससे छोटा नंबर है 15। बच्चों क्या इसमें 15 में 3 और 5 के फैक्टर आए हैं? क्या इसमें 3 आया है? हाँ आया है। तो क्या नहीं आया? 5 नहीं आया है, 5 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसे देखते हैं बच्चों, क्या इसमें 2 आया है? तो इसमें 2 है? कहीं नहीं है, तो हम 2 और लिख देंगे इसमें। ये वाला 2,
इसमें और कहीं नहीं आया तो ये 2 भी लिख देंगे हम। क्या 3 इसमें है तो इनमें 3 आया कहीं? हाँ, ये आया 3। तो इस प्रकार हमारे जो मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, बताना सभी आप लोग। कितना आएगा? 3 की 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। सभी का सही आंसर है। हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। कौन सी विधि से किया है हमने? अप्लाई करके। कौन सी विधि की है आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरे का दूसरा पार्ट। बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास कितना है? 17। इस 17 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 के प्राइम फैक्टर यही होंगे आपके, 17 ही रहेगा। अगर हम बात करें 23 की तो 23 का, अच्छा इसे 17 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 23 के तो 23 हमारा एक कैसा नंबर है? हमारा 23 नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। तो इस प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 23 वही नंबर और 1। हम बात करें 29 के तो ये भी एक प्राइम फैक्टर है। तो 29 के भी दो ही फैक्टर होंगे आपका, 29 और 1। अगर हम बात करें HCF की तो HCF की बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1 होता है। और एलसीएम की बात करें तो बच्चों एलसीएम जो है इसका, अगर हम एलसीएम देखें तो बताओ, 1 तो सब में है ही, 1 तो सब में है ही। इसमें 17 भी लिखेंगे, इसमें 23 भी लिखेंगे, इसमें हम आपका 29 भी लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर में एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर में एक चीज ध्यान देनी है आपको कि प्राइम फैक्टर जब आपके प्राइम नंबर दिए हो तो प्राइम नंबर में एचसीएफ जो होता है वो हमेशा और हमेशा बनाता है। और अगर हम बात करें उसके एलसीएम की तो प्राइम नंबर का जब एलसीएम निकालोगे तो सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वो ही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। देखो 17, 23 और 38, और 17, 23, 29 की हम मल्टीप्लाई करें तो बोलो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 11, 33, 9, 11,339। ये हमारा क्या है? एलसीएम। और हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड प्रयोग करके हमें सिर्फ इनका एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है। चलिए बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया सब बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है तीसरे का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर हम 8 की बात करें, अगर हम 8 की बात करें बच्चों इसमें तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 8 के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी प्रकार 9 के करेंगे, 9 के करते हैं 3 से, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 9 के जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3। अब बात करते हैं हम किसकी? 25 की। 25 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 5 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। ठीक, तो 25 के कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5। अब देखो बच्चों इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहां से कुछ भी कॉमन आए वहां का एचसीएफ बन होता है। और अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले बड़ा नंबर, बड़े नंबर के फैक्टर है 5 इंटू 5। उसके बाद में हम देखेंगे क्या इसमें, क्या इसमें, इसमें 3 है तो इसमें 3 है नहीं है, ये भी लिखेंगे हम। क्या इसमें 3 है तो इसमें है क्या? कहीं 3 नहीं है, ये भी लिखेंगे। इनटू हमारा इसमें 2 जो आया 3 बार आया, इसमें 2 कहीं भी एक बार में नहीं आया है तो इसे
3 बार ऐसे ही लिख लेंगे हम। देखिए 5 पंजे 25, 25 3 तिया 9, 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 225, 225 की हम 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1800। तो इसका जो HCF है वो 1 है और जो LCM है वो कितना आएगा 1800 आएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे इस प्रकार है कि गिवन डेट HCF 306 और आपका 657 दो नंबर है। इसका HCF दिया है 9, इसका HCF कितना दिया है 9। हमें फाइंड करना है कि LCM क्या होगा अगर नंबर ये है, नंबर ये है। तो देखेंगे अगर हम बात करें HCF की, अगर हम बात करें HCF की अगर हम बात करें तो वो है 9। LCM हमें फाइंड करना है कि LCM बराबर क्या होगा। हम अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर है 306 और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है 657। ये दो नंबर है इसके। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अगर हम HCF की बात करें तो कितना है इसमें HCF तो 9 है इसमें, इनटू LCM की बात करें तो LCM हमें फाइंड करना है। पहले नंबर की बात करें तो 306 है, दूसरे नंबर की बात करें तो 657 है बच्चों, 657 है। अब देखो बच्चों जब हम LCM फाइंड करेंगे, जब हम LCM फाइंड करेंगे तो 306 इंटू 657 को डिवाइड करना है इस 9 से, इस वाले 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसे जब तुम डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बार 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 बार डिवाइड हो गया ये। तो एलसीएम जो आएगा इसका एलसीएम वो होगा 34 इंटू 657। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा फंडा है कि 34 की और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसका एलसीएम फाइंड कर लिया इस प्रकार, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। हमने वैल्यू रखी, 9 से डिवाइड करा और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो आया हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ये कह रहा है कि इस 6 की पावर n, ये n की जगह हम कौन सा ऐसा नंबर रखे, नेचुरल नंबर कौन सा ऐसा रखे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से ऊपर का ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसे रखने पर हम, जैसे मान लो कि यहाँ पर 6 की पावर रख दी मैंने 1 तो ये हो गया आपका 6, 6 की पावर रख दी हमने 2 तो ये हो गया 36, 6 की पावर रख दी हमने 3 तो ये हो गया आपका 216। बच्चों इसमें कहीं वो ये कह रहा है कि इस n की ऐसी कौन सी पावर रखें, हम n की जगह कौन सी वैल्यू रखें जो लास्ट में 0 बन जाए, ऐसे 0 आ जाए कहीं पर। तो बच्चों आपको पता है कि 0 कैसे बना। देखिए हमें जानना होगा कि 0 आखिरकार बना कैसा है। देखिए 0 जो होता है ना, जैसे मान लो सबसे पहले जो 0 आया वो 10 में आया है। किस में आया है 10 में। अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 2 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे कितना 1 टाइम्स। इसका मतलब इस 10 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 5 हुए। मतलब ये कि 9 के बाद जब संख्या बनी तो 10 बनी, और 10 को लिखना हम 10 बनाएंगे कैसे, ये बात जब सामने आई तो 10 में एक 0 होता है। एक 0 का जो निर्माण होता है
वो 2 × 5 की मल्टीप्लाई से होता है। कैसे होता है? 2 × 5 की मल्टीप्लाई से। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक जीरो बनने के लिए हमें 10 तो चाहिए, और 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n, तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ये देखो क्या 6 जो है ये फैक्टर किस किस का है। अगर 6 में फैक्टर में अगर आपका ये फैक्टर बन जाता है 2 और 5 का, तो हमारा जीरो पे एंड हो सकता है, और 2 और 5 का जब फैक्टर ही ना बने तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, हम इसमें लिखेंगे कि 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, कैन एंड विद जीरो। इसका जो अंत है ना 6 की पावर n का अंत जीरो के साथ हो सकता है, जीरो के साथ हो सकता है, विद जीरो के साथ हो सकता है। कब होगा? यदि यदि 2 एंड 5 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम नंबर, बोथ आर इट्स प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो। इसका अंत जीरो से हो सकता है, इसका अंत जीरो हो सकता है अंत पे, लेकिन जब होगा जब 2 और 5 बोथ इसके प्राइम नंबर होंगे। तो हमने 6 लिया, 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 3 बार, और यहाँ पर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो हमने देखा कि 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 × 3 आ गए। अब 2 तो है, इसका 2 तो आ गया, लेकिन जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो इसमें 5 तो आया नहीं है। जब 5 नहीं आया है तो हम कह सकते हैं कि सिंस 5, क्योंकि 5 तो इसमें आया ही नहीं है ना, तो 5 इज नॉट ए प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर फैक्टर ऑफ किसका? 6 का। इसका 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। जब 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम कहेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो, कैन नॉट विद कैन नॉट एंड विद जीरो। बच्चों, इस 6 में 2 तो आया है, 5 नहीं आया है। जब इसमें 5 नहीं आया तो इसलिए इस 6 की पावर n की जगह तुम कुछ भी कर दो, कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीरो बनने के लिए हमारे पास 2 और 5 कम से कम एक फैक्टर होना जरूरी है। एक जीरो बनने के लिए 2 और 5 कम से कम एक बार आना जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो, कभी भी इसका अंत जीरो पे नहीं हो सकता। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक्सप्लेन कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस के 13 × 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5। बच्चों, हमें बताना है इसमें कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ये कंपोजिट नंबर नहीं है या नहीं है, हमें बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो। अगर हम लेट की बात करें तो x बराबर लिख लो आप 7 × 11 × 13 प्लस के 13। एक नंबर तो ये है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में कितना है 5। प्लस में कितना बच्चों 5। हमने दो नंबरों को मान लिया।
जब 2 नंबर को मान लिया तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से जो आ रहा है ना 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 7 इंटू 11 और प्लस के 1 ये बचेगा, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया। जब हमने 13 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 11 77 और 1 78 78, ये हो गया। अगर बच्चों हम इसे आगे सोल्व करें तो ये हमारा 13 हो जाएगा, और 78 के फैक्टर देखें, अगर 78 के फैक्टर देखें हम, तो 78 के 2 से करेंगे हम 3 बार, 9 बार, फिर हम 3 से करेंगे 1 बार, 3 बार, फिर हम 3 से करेंगे, हम इस 13 से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, इसके फैक्टर आ गए बच्चों, इसके फैक्टर आ गए इतने। चलिए 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 दो बार आ गया। अब अगर हम बात करें इस नंबर की जो हमने माना है, तो ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आना बच्चों, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, हमने 5 लिया बाहर। अगर 5 बाहर ले लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस के 1, ये हमारा आगे रिमेनिंग बच गया। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 108, 108 हो जाएगा, और 101, 108 और 1 109 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 नहीं, 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप, चीज देखिए कि x बराबर ये फैक्टर आ गए, y बराबर ये फैक्टर आ गए, और जब किसी नंबर के एक 1 और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाता है तो कंपोजिट नंबर हो जाता है वो। तो हम कह सकते हैं बोथ नंबर बोथ नंबर x एंड y, कौन कौन से हैं, x एंड y आर कंपोजिट नंबर, या कह सकते हैं कि बोथ नंबर x एंड y हैव हैव कितने फैक्टर रखते हैं, 2 से ज्यादा रखते हैं, हैव फैक्टर्स मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2। तो हम ये कह सकते हैं चलिए बच्चों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 में बोला गया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस के 13, ये नंबर दिया है, एक नंबर ये दिया है, और ये बताना है कि यार कंपोजिट नंबर क्या एक कंपोजिट नंबर है। बच्चों कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसके फैक्टर हमारे 1 के अलावा और खुद के अलावा कुछ और हो जाए, तो वो हमारा कंपोजिट है। अदरवाइज जिसके फैक्टर एक और खुद नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर होता है। तो हम ये देखते हैं इसमें, जब हमारे पास जो हमने लेड कर लिया, सबसे पहले हमने इसे लेड कर लिया, हमने लेड ये करा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस के 13 है, और दूसरा नंबर हमने लेट ये करा कि ये x की बराबर मान लिया, x बराबर ये, और दूसरा नंबर हमारे पास y बराबर ले लो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के कितना है बच्चों 5 5। देखो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बताओ x बराबर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो 13 आ रहा है, हमने 13 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 11 बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा 1। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11 77 और 1 78 78 हो जाएगा। आगे जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करके देख लो, यहाँ पर 78 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9, फिर हम 3 से करेंगे 1 13, फिर हम 13 से ही करेंगे। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं
2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इस नंबर के जो है एक से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये तो कंपोजिट नहीं है। अब अगले नंबर को चेक करते हैं। अगर हम अगले नंबर को चेक करें तो अगले नंबर में आपका देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस आपका 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने 5 ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के 1। जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसकी 5 इंटू, देखो जब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008। अगर ये 1008 है और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो पहला नंबर आपने लेट किया है, पहला नंबर और दूसरे नंबर में जो है एक से ज्यादा फैक्टर आ गए। जब एक से ज्यादा फैक्टर आ गए हैं इसके, तो हम कह सकते हैं कि बोथ नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि नंबर बोथ नंबर x एंड y, x एंड y, x एंड y हैविंग फैक्टर, हैव फैक्टर, फैक्टर्स अदर देन, अदर देन 1, 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर है। तो जब 1 के अलावा इसके और फैक्टर है तो कह सकते हैं दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो बोल सकते हैं दीज नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर बच्चों? तो यह हमारा कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है किस स्पॉट का, इस पर एक सोनिया लड़की है जो इसका एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और दूसरा एक नाम का रवि नाम का लड़का है जो इसका चक्कर लगाता है 12 मिनट में। वो एक ही दिशा में सेम टाइम पर जाते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे? आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद एक साथ जाकर मिलेंगे? बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं ये कहूं यहाँ पर मान ले जाए कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट, द मिनिमम मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम they will they will they will meet, they will meet LCM of 12 and 18। हमने मान लिया अगर हम इस 12 के फैक्टर करें, इस 12 के फैक्टर करें बच्चों, 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे, और जब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 आया है, एक बार तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है तो इसके लिए एक बार और लिखेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, किसका, इसकी मल्टीप्लाई 18 हो जाएगी, 18 दूनी 36 हो जाएगा।
इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा। मतलब ये कि 36 मिनट के बाद वे एक साथ एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, वे मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया सोनिया एंड रवि मीट 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 अगेन at the starting point after 36 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया और रवि स्टार्टिंग के 36 मिनट बाद वे एक साथ जाके दोबारा मिल जाएंगे। बच्चे हमने इस क्लास की एक्सरसाइज इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट रूप से कर ली है। चलिए आगे 1.2 के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। स्मार्ट फ्यूचर हब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 की ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.2 है। इसमें बच्चों मात्र हम 5 क्वेश्चन करेंगे और पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है एक ही मेथड से करेंगे। तो आप सभी 5 क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि सब में एक ही मेथड यूज किया गया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने कल बताया था वीडियो में, अगर हमें ये सिद्ध करना है कि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है तो हम ये सिद्ध कर दें कि ये रेशनल नहीं है। भाई मैं कहूं कि ये जो पेन है ये पेन प्लास्टिक का नहीं है तो इसका मतलब ये किसी और चीज का है, प्लास्टिक का नहीं है। तो उसी प्रकार हम जैसे यहाँ पर लिखा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो, तो हमें इसकी जगह ये प्रूफ करना होगा कि √5 रैशनल नहीं है। और जब ये रैशनल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इरेशनल नंबर ही होगा। अब देखिए हम इसमें एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम द contrary that √5 is a rational। बच्चों हमने क्या करा, हमने √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया और अगर हम इसे रैशनल नंबर मानेंगे तो जिसे भी हम रैशनल नंबर मानेंगे या जिसे भी रैशनल नंबर बोलेंगे वो P/Q की फॉर्म में होगा जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब ये कि अगर ये √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर ये √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है तो ये A/B की फॉर्म में होगा। तो जब ये इरेशनल नंबर हमने रैशनल नंबर मान लिया है तो ये A/B की फॉर्म में होगा जहां पर A और B क्या होगा, जहां पर A और B ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। A और B को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है बच्चों ये, ए और बी दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन आए, जैसे कि हमारा 2/3। यहां पर देखो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने ये ए और बी ऐसा ही कोई नंबर हो सकता है कि 5/7 हो सकता है कि 11/17 हो, इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ये हमने ऐसे लेट कर लिया कि √5 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि √5 हमारा रैशनल है और रैशनल नंबर को A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें A और B में कुछ भी, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, जिसका मतलब है कि कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। चलिए बच्चों अगर हमने इसे को प्राइम नंबर ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5B इज इक्वल टू A। Now both side square
और अगर बोथ साइड हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा बच्चों। रूट 5 पे जब स्क्वायर हो गया तो 5 हमारा केवल ऐसे निकल के आ जाएगा बाहर, बी पे स्क्वायर लग जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बच्चों 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप इसका मतलब समझते हैं? अगर ये इक्वल का सिंबल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या इस 5 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए हमारा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसे मान ली हमने इक्वेशन 1। भाई जब हमारा ए स्क्वायर ये 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लेट करेंगे। लेट हम ये करेंगे कि ए बराबर हम इसमें रख देंगे 5c। हमने इसकी जगह 5c वैल्यू रख दी, जिसमें c जो है c इज ए इंटीजर। सी क्या है बच्चों? एक इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जब लेट किया है a बराबर 5c तो इसे उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से हम इसे डिविजिबल करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 5c स्क्वायर। बच्चों जिस प्रकार यहाँ पर ये हमारा 5 से डिविजिबल था ए स्क्वायर, उसी प्रकार अब हमारा ये जो b है, b भी इस 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे? 5 से। और अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए का फैक्टर है और यहाँ बी का फैक्टर है। और अभी हम बोल रहे थे कि ए और बी का कोई फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब ये कि कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन जब हमने आगे सोल्व किया तो यहाँ पर ये बात निकल के आई कि ए का 5 एक फैक्टर है, उसी प्रकार यहाँ पर निकल के बात ये आई कि बी का भी एक फैक्टर है 5। अगर बी का ही फैक्टर आ गया, ए का ही फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये कि जो हमने लेट किया है वो गलत लेट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी हैविंग कॉमन फैक्टर। और जब इनके कॉमन फैक्टर आ गए तो कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज इन रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आई है वो किस कारण से आई है? देखो, तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen that wrong assumption। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन उठी है ये किसकी वजह से आई है? ये रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आई है बच्चों। और अगर ये रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आई है
तो हम कह सकते हैं कि √5, इसलिए इज ए √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों, पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 की ओर मूव करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 3 प्लस के 2√5 इज ए रेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि 3 प्लस के 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, जैसे कि सेम लास्ट वाले क्वेश्चन में था। तो हम इसे अगर ये प्रूफ कर दे कि रेशनल नहीं है तो इरेशनल ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं इसे कि रेशनल नंबर है। और अगर हम इसे एज्यूम करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है कि लेट अस assume the contrary that 3 प्लस के 2√5 इज ए रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों? हमने रेशनल एज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है एक रेशनल है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a अपॉन बी की फॉर्म में जरूर होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि 3 प्लस के 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। क्योंकि ये जब हमारा रेशनल नंबर है तो हर रेशनल नंबर को a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जहां पर a कोमा बी आर को प्राइम नंबर, ये कैसे नंबर है? ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे इधर मूव कर देंगे, ये हो जाएगा 2√5, यही रोकेंगे, इज इक्वल टू a अपॉन बी और माइनस में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू, हमने b ले लिया है एलसीएम, तो ये हो जाएगा a माइनस के 3b। अब आगे हम क्या करेंगे, √5 को यही रोकेंगे और इसका जो मल्टीपल है 2 इसके नीचे ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, 3b अपॉन कितना b, और ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर। बच्चों हम ये जानते हैं कि a और b हमारे इंटीजर हैं। अगर a और b इंटीजर है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर आएगा। और हमें ये भी पता है कि रूट में कोई ऐसा नंबर लिखा है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सिंस, इसलिए क्यों नहीं हो सकता ये कि a कोमा बी आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। और अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस के 3b अपॉन में 2b इज ए रेशनल। क्या होगा बच्चों, ये एक रेशनल होगा अगर ये रेशनल नंबर है। और जबकि हम ये जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते ये है कि √5 जो है हमारा क्या है, ऐसा नंबर है, इज ए इरेशनल। कैसा है ये, इरेशनल। अब बच्चों देखो, ये तो हमारा रेशनल और ये हमारा इरेशनल, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है ये किस बेस से हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन पैदा? ये इस बेस से हुआ है क्योंकि हमने रॉन्ग एजप्शन किया है। तो जब रॉन्ग एजप्शन किया है तो हम कह सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया बच्चों किस लिए हुआ है? क्योंकि हमने इज arising because of wrong assumption,
हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ये आया है रॉन्ग एजप्शन की वजह से। अगर ये रॉन्ग एजप्शन की वजह से आ गया हमारा, रॉन्ग एजप्शन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 प्लस के 2√5 इज ए इरेशनल, इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है क्या है, इरेशनल है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया कि इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं आ सकता है। चलिए बच्चों, पहले से नोट करेंगे, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 3 पॉइंट आपका 1.2 का तीसरे का पहला क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि ये जो है 1/√2 एक रेशनल नंबर है। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। तो चलते हैं हम, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इसमें, let us assume that 1/√2 is a rational। हमने इसे एज्यूम कर लिया कि 1/√2 क्या है, हमारे एक रैशनल नंबर है। और अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा, और जब a/b की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर a, b इज ए को प्राइम नंबर, क्या होंगे ये, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा b इजिकल टू, ये हो जाएगा √2a। अब इस a को इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा b/a इजिकल टू √2। बच्चों हम जानते हैं कि ये जो है b/a, ये हमारा, अगर a और b हमारे को प्राइम नंबर थे और ये इंटीजर हैं, और अगर ये इंटीजर है तो ये तो हो गया हमारा रेशनल, और इसे हम जानते हैं कि रेशनल है, क्योंकि रूट में कोई ऐसा नंबर लिखा है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 3, 2, √5, √7, √11। अगर कोई नंबर लिखा है तो वो कैसा होता है, इरेशनल। तो यहाँ पर जो है ये रेशनल नंबर है, और ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। और हम ये जानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस, इसलिए जानते हैं हम कि a, b आर इंटीजर्स, इसलिए हमारा a/b इज ए इरेशनल, सॉरी, ए और बी क्या है हमारे पास, रैशनल। ये क्या आ गया बच्चों हमारे, ये रैशनल नंबर आ गया, ए और बी इज ए रैशनल। और अगर ये रैशनल नंबर है, और हम ये जानते हैं कि वी नो डेट कौन सा, √5 इज ए इरेशनल। ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ये तो हमारा इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है, ये हमारे इक्वल नहीं हो सकते। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रॉन्ग एजप्शन माना है। तो हम कह सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन डिक्शन arisen because of wrong assumption। ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए पैदा हुआ बच्चों, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों नोट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 1.2 के 3 का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हमें प्रूफ करना है कि 7√5 हमारे एक रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो इसे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, लेट अस
let us assume that 7 रूट 5 इज ए रैशनल। हमने बच्चों क्या मान लिया इसे, हमने इसे एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। और जो भी रैशनल नंबर होता है वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। 7 रूट 5 ये लिखा है हमारे पास नंबर, इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। और ए और बी क्या होते हैं यहाँ पर, ए और बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। क्योंकि अगर हमने इसे रैशनल नंबर एज्यूम किया है बच्चों, तो अगर एज्यूम किया है तो ये हमारा कैसे आएगा, ये ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। और अगर ये ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा तो हम ये कर सकते हैं कि रूट फाइव को हम यहाँ लिखेंगे और ए अपॉन 7 रूट 7 बी इसे लिख सकते हैं। हम इस 7 को इधर नीचे ले गए। बच्चों यहां पर हमें पता है कि ए और बी इंटीजर है। ए और बी क्या है, ए और बी जो है हमारे क्या बच्चों, इंटीजर। हमने क्यों ऊपर बोला है, सिंस ए कोमा बी आर इंटीजर, इंटीजर्स। और अगर ये इंटीजर्स है ए और बी, तो ये जो है ए अपॉन 7 रूट 7 बी इज ए रैशनल। ये क्या नंबर है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। बट हम ये भी जानते हैं कि रूट में कोई ऐसा नंबर लिखा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होता है, रेशनल होता है। व्हाट वी नो दैट कि रूट 5 इज ए हमारा इरेशनल। और अगर ये इरेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुई है रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हम कह सकते हैं कि आपका ये जो इरेशनल है डज नॉट इक्वल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of wrong assumption। ये किस लिए पैदा हुआ बच्चों, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया तो हम कह सकते हैं इसलिए आपका 7 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है बच्चों, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलिए बच्चों पहले नोट करते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि 6 प्लस के रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। हमने कर लिया लेट अस एज्यूम डेट 6 प्लस के रूट 2 इज ए रैशनल। हमने इसे क्या एज्यूम करा बच्चों, रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। और जो रैशनल होगा वो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस के रूट 2 इज इक्वल टू आपका ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपका ए कोमा बी आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है ये, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है बच्चों। चलिए अगर ये को प्राइम नंबर है तो हम इसे रूट 2 को यही रोकेंगे, इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और इस 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6। ये हो जाएगा रूट टू इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा v, हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस के 6b। कितना हो जाएगा, a प्लस के 6b बच्चों हो जाएगा। हमें पता है बच्चों कि हम ये जानते हैं कि जो a कोमा b है, a और b है, ये हमारे इंटीजर हैं। क्या है ये, इंटीजर्स।
ए और बी इंटीजर्स हैं, और अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो ये जो नंबर है, इसलिए ये जो नंबर है ए प्लस के 6b अपॉन में कितना b इज ए रेशनल। कैसा नंबर आ गए हो? रेशनल नंबर आएगा। ये तो रेशनल आ गया, और इसे हम जानते हैं कि ये रेशनल है। वी नो डेट वी नो डेट कि रूट टू इज ए रेशनल। अब बच्चों देखो इसमें कि हमारा ये जो है ये हमारा रेशनल आ गया, क्योंकि ए और बी इंटीजर है। अगर ये रेशनल आ गया और इसे हम जानते हैं कि ये रूट 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा ये जो इरेशनल नंबर है ये इक्वल हो रैशनल की। तो इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल रैशनल। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन this contradiction this contradiction arisen because of wrong assumption किसके लिए? रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। अगर रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस के रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। बच्चों आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 1.1 और 1.2 के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। बच्चों हमारी इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए। चलिए बच्चों बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। नमस्कार प्यारे बच्चों।